चलेंगे, क्योंकि औरंगाबाद की आवाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेदारी इसको लेके आई है और हमको यकीन है कि शहर औरंगाबाद और ज़िला औरंगाबाद की आवाम और मराठवाड़ा के जुनून है और काफ़ी दमदार क़यादत उनको आली जनाब अपने जावेद कुरैशी साहब जो हैं वो एक बहुत ही दमदार क़यादत है। तो हमने साथ में लिया है, जो साथ आते हैं उनको साथ में लेने की तैयारी। और भी दीगर पार्टी तबके अगर साथ आना चाहते हैं औरंगाबाद महानगर पालिका के लिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम तैयार है। बात अम्बेडकर साहब ने क्लियर कट कहा है एमआईएम ओबीसी को लेके अपनी पॉलिसी क्या है वो जाहिर करे, क्योंकि औरंगाबाद के ओबीसी नाराज़ हुआ है, मायूस हुआ है। उसने हिंदू को वोट नहीं देते हुए, हिंदू को न देखते हुए, हिंदुत्व का नाद में नहीं जाते हुए, जो कि पहले खैरे जी के चंद्रकांत खैरे के बहकावे में आते थे, वो नहीं आते हुए इस बार उसने एक मुस्लिम कैंडिडेट को, मुस्लिम पार्टी के कैंडिडेट को वंचित के अलायंस के कारण वोट किया है, लेकिन अलायंस को तोड़ देने में यही आगे आए रहे। तो इस वजह से यहाँ का ओबीसी नाराज है। स्वागत है आप सभी का औरंगाबाद अपडेट्स में। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त हमारे साथ फारूक अहमद साहब जो वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सारी बातें हम तफसीली ये करेंगे कि क्या आखिर मुस्कान को यहाँ आने से रोक दिया गया या फिर कोई सियासत इसके अंदर चल रही है। उसके अलावा क्या वाकई में मुस्कान के अलावा क्या औरंगाबाद के अंदर ऐसे स्टूडेंट या ऐसी टैलेंट वाली लड़कियां मौजूद है या ऐसे लड़के मौजूद हैं जिनका वंचित बहुजन अघाड़ी सत्कार कर सकती है, लेकिन मुस्कान को ही यहाँ पर लाकर सत्कार करना। उसके अलावा जैसे वंचित बहुजन, अभी आने वाले वक्तों में इलेक्शन होने वाले हैं महानगर पालिका के, क्या वंचित बहुजन अघाड़ी उसी को लेकर अपनी सियासत कर रही है। मुस्कान को रोकने की वजह हो सकता है कि किसी पॉलिटिशियन इसके अंदर चल रहा है। पूरी बात को हम सबसे बात करेंगे। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता है सर, वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट के अंदर। मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा, क्या वंचित बहुजन अघाड़ी मुस्कान को लेकर पॉलिटिक्स कर रही है? एक बात। दूसरी बात, क्या मुस्कान के अलावा औरंगाबाद के अंदर क्या वैसे टैलेंट मौजूद नहीं है या महाराष्ट्र में ऐसे टैलेंट मौजूद नहीं है जो वंचित बहुजन अघाड़ी उनको बुलाकर या औरंगाबाद के ऐसे स्टूडेंट को बुलाकर सत्कार नहीं कर सकती है? आपके दूसरे सवाल पे मैं सबसे पहले आता हूँ। सवाल बीबी मुस्कान का ही सत्कार क्यों, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपका एक बात की तरफ थोड़ा सा आपकी तवज्जो और आपके पूरे दर्शकों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पिछले चंद सालों में ख़ास तौर से जब से मोदी और शाह की सरकार आई है, आरएसएस भाजपा की सरकार आई है, अपने मुल्क के अंदर एक नया तरीका चालू हुआ है। एक को मारो लेकिन पूरे मुल्क को दहशत में लाओ, एक को मारो पूरे कौम को दहशत में लाओ। ये जो तरीका है जिसको मॉब लिंचिंग कहते हैं, इसमें ज़्यादातर घटनाओं में हमने देखा है कि एक भीड़ आती है, 5-50 लोगों का झुंड आता है और वो किसी एक मासूम को कुचल कर मारता है और उसको बोलता है कि फ़लाँ नारा लगाओ, फ़लाँ नारा लगाओ, और उसके सामने उछल कूद करके उसको कुचल के मार डालते हैं। ऐसा ही एक झुंड है जो एक मासूम बच्ची के पीछे आता है, शरारत करता है, गले में के रुमाल को फिराता है, बड़े बड़े आवाज़ में नारे लगाता है, मानो कि वो उन नारों की दहशत से उस बच्ची को डरा रहा है, खौफजदा कर रहा है। उस वक्त में अब तक के तमाम मॉब लिंचिंग के जैसी ही नारेबाजी हो रही है, लेकिन इस मामले में बीबी मुस्कान के ईमान की उस क़ुव्वत का मुजाहरा उस बच्ची ने किया कि उससे डर कर नहीं रुकी, वो दबी नहीं है। उस बच्ची ने बड़े हौसले और हिम्मत के साथ अपने ईमान की पुख्तगी के साथ में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज ज़रूरत है एक ऐसे पुख्ता ईमान की, एक ऐसे जुर्रत की, एक ऐसे हौसले की। हम उस हौसले को, उस जुर्रत को सलाम करने के लिए हम वो बच्ची के घर गए थे। हमने जाके मुलाकात की और जब हमने बच्ची से गुफ्तगू की, वालिदैन से गुफ्तगू की, ख़ास तौर से उनके वालिद साहब, उनके भाई, उनसे हमने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फैमिली का, यानी उनके वालिद साहब ने उनके वालिद और दादा के सिलसिले से जो भी उनके घर की तरबियत है बताई कि उनके फैमिली के अंदर के इस पुख्तगी का सबसे बड़ा उन्होंने बताया कि दीन की नज़दीकी और तालीम का अवेयरनेस। और हमें लगा कि कहीं ना कहीं तो भी मुस्कान जिस तरबियत में पली बड़ी है, वो तरबियत की बातें वो मुस्कान से हमारी दिगर माँ बहनों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आपको हम एक बात बताते हैं, एक बहुत बड़ा हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम जिस दीन को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन इस्लाम में 7वीं सदी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुई, उसमें इक़रा बिल्लज़ी का, यानी पढ़ने को लेकर जो कुरान की शुरुआत है,
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के बाद का पहला हुक्म है, मान लो कि तालीम हासिल करो, पढ़ने को लेकर है। आज वही कौम इस मुल्क में सबसे ज़्यादा इलिटरेट कौम है। अपने पास में इस्लाम में लड़का और लड़की में तालीम को लेकर कोई फ़र्क नहीं है, बराबरी का हक दिया है, कहा है कि लड़कों को और लड़कियों को बराबरी से तालीम लेने का हक है। लेकिन आप मुझे बताइए कि फातिमा शेख जो सावित्री माई के साथ में तालीम हासिल किए, उनसे पहले क्यों कोई मुस्लिम औरत के बारे में हमको तालीम को लेकर ये कहानी नहीं मिल रही, एकेडमिक एजुकेशन को लेकर? आज भी मुसलमानों का परसेंटेज तालीम में पिछड़े हुए हिंदुओं से, तरक्की वाले मुसलमान भी पिछड़े हैं। तो मेरा शॉर्ट में ये कहना है कि लड़कियां तो और पिछड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं भी बीबी मुस्कान लड़कियों के तालीम को लेकर, हिजाब के साथ तालीम के हक को लेकर एक सिंबल बन गई है। सर आप जो है उसके अलावा, मेरा सवाल वो नहीं है, आप सवाल आप मेरा जो है समझ नहीं रही है। आप जो जवाब दे रहे हैं ये इसका अलग पहलू हो गया। सवाल ये है कि क्या उतने महाराष्ट्र के अंदर वैसा टैलेंट मौजूद नहीं है कि आप ऐसे बच्चों को, हमने देखा है कि यहाँ के बच्चे बाहर के देश जाकर अपना इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, उसके अलावा दिगर तबकों में बच्चे जो है नाम रोशन कर रहे हैं, किसी भी समाज के हो। चलिए इस टॉपिक को अगर बाजू हम रखते हैं, आज आपका बहुत बड़ा जलसा होने वाला था लेकिन पुलिस की परमिशन नहीं मिलने की वजह से नहीं हुआ, लेकिन आप कोर्ट ने आपको क्या तसल्ली दी है या कोर्ट में आगे क्या हुआ वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारे एडवोकेट जो पटेल साहब है, अशफाक पटेल साहब, उनके ज़रिए जो जानकारी कोर्ट की हम, क्योंकि एक लिमिटेड जानकारी बाहर लाई जा सकती है, उसमें यह है कि अदालत ने में हमारी जो पिटीशन थी वो एक्सेप्ट हुई, उसको लॉन्च कर दिया गया, उसको नंबर अलॉट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के आज ही, क्योंकि कल रात में 11 बजे तो हमको नोटिस मिली थी और फिर हमने 11:30 बजे वकील साहब को फ़ोन किया, 12 बजे उन्होंने ऑफिस खोलकर रात में 1:30-2 बजे तक हम उसके ऊपर डिस्कस किए, फिर पिटीशन बनाई और मॉर्निंग में उसको फाइनलाइज करके उन्होंने कोर्ट में पेश भी किया, उसको एक्सेप्ट भी किया और 2:30 बजे उसको सुनवाई के लिए 1:30 बजे रजिस्टर्ड होकर नंबर अलॉट हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 2:30 बजे उसको सुनवाई को भी लिया। लेकिन जो सरकारी वकील थे उनका कहना था कि हमको ये इनपुट मिले, IB के इनपुट, हमका ढिमका, ऐसे वो बोलने लगे कि हमको कुछ जानकारी देनी है। तो फिर अदालत ने उनको कहा कि ठीक है, आपको जो जानकारी देनी है कि आपने इनकी परमिशन क्यों डिनाई किए, आपने बीबी मुस्कुन नाम के वो स्टूडेंट है, हाँ, तो उनको आने से मना करने का आपको क्या अधिकार है, कैसे किए, ये सारी तफसील आप हमको 22 से पहले दीजिए। और अदालत ने कहा है कि 22 तारीख को मेरिट बेसिस पे इंशाल्लाह वो फैसला होने जा रहा है। तो हमको उम्मीद है, अदालत के ऊपर पूरा इत्मीनान है, भरोसा है कि इंशाल्लाह अदालत का फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। और जब अदालत का फ़ैसला आएगा इंशाल्लाह उसी दिन हम आने वाली तारीख को डिक्लेयर करेंगे और इंशाल्लाह पहले जितने धूमधाम से प्रोग्राम ले रहे हैं इंशाल्लाह उससे और 10 गुना ज़्यादा धूमधाम से लेंगे, क्योंकि औरंगाबाद की आवाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेदारी इसको लेके आई है और हमको यकीन है कि शहर औरंगाबाद और ज़िला औरंगाबाद की आवाम और मराठवाड़ा के मुख्तलिफ ज़िलों से भी आज भी लोग आए थे, तो वो सब लोग बड़ी शिद्दत से बड़ी तादाद में इंशाल्लाह उसमें आएंगे। सब जैसे अभी लास्ट टाइम यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर साहब आए थे औरंगाबाद में, उनसे यूपी के ताल्लुक से कुछ सवालात किए गए, यूपी के इलेक्शन को लेकर जब उनसे बातचीत की गई, उन्होंने साफ अल्फाज में ये कहा कि जनता के अंदर, जैसे कि उन्होंने कहा बीजेपी को लेकर जो बात की, अखिलेश यादव एक तरफ कहते हैं कि ये जो लड़ाई है लोकतंत्र की, ये आखिरी लड़ाई है इलेक्शन। उसके अलावा प्रकाश अंबेडकर साहब ये कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट कुछ और होता अगर बाकी पार्टियां अगर उसको सपोर्ट करती। तो उन्होंने जैसे कहा कि जिस हारने की वजह जो है, कई पार्टियों के नाम उन्होंने गिनवाए, उस वक्त आप भी वहाँ पर मौजूद थे जी। आपको क्या लगता है प्रकाश अंबेडकर साहब इस बात में किस हद तक सही साबित हो सकते हैं कि दिगर पार्टियों को क्या उनका हक नहीं है लड़ाई लड़ने का, या संविधान में ऐसे है कि वो किसी का साथ देना ज़रूरी है, लेकिन सबको लड़ाई लड़ने का अपना अपना हक है सर, लेकिन अब किसी एक को इसका दोष देना ये किस हद तक सही है? नहीं, देखिए, किसी एक को उन्होंने दोष नहीं दिया और जब खुसूसी तौर पे पत्रकारों ने किसी एक पार्टी को, जो आप कह रहे हैं, पूछा तो उन्होंने भी कहा कि मैं किसी एक पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं करता हूं क्योंकि वो उनकी पार्टी की पॉलिसी है। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने एक रिपोर्ट आई है जो मीडिया पे वायरल हुई है कि 80 सीटें ऐसी हैं जो चंद 100-200 वोटों से लेके तो 1000 वोटों के फासले से हारे हुए, और जहाँ जहाँ पे ये 80 जगह पे 1000 सीटों से, 500 सीटों से, 250 सीटों से अगर कोई सीट हारी है तो वो समाजवादी को 250 वोट कम मिलने से हार गए, लेकिन दिगर ये तीनों पार्टियां ऐसी हैं जिनको वो उतने डिफरेंस से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो उनका कहना था कि जो हिकमत का काम इस वक्त ज़रूरी था। आपके इत्तला के लिए प्रकाश अंबेडकर साहब ने खुद 26 नवंबर 2021 को लखनऊ के स्टेज से अखिलेश को हिदायत दी थी कि तुमको मौका मिला है
लेकिन तुम उतने भी ताकतवर नहीं हो कि अकेले कर पाओ, तुमको दिगर लोगों को साथ में लेना पड़ेगा। ये हिदायत उन्होंने स्टेज के ऊपर अखिलेश के मौजूदगी में भी दी थी। और जब हमने समाजवादी पार्टी को तायद की यूपी में, ये कहती हुई कि हम अपनी राजनीति, अपनी शनाख्त की राजनीति हर पार्टी हम भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मौका पड़ा है, ये मौका आया है भाजपा को हराने का। तो ये मौके को देखते हुए हमने उनको अनकंडीशनल सपोर्ट किया। लेकिन अखिलेश की भी गलती हुई है। अखिलेश की गलती यह है कि अखिलेश चाहते तो इन पार्टियों के साथ में ले सकते थे, उन्होंने दिल बड़ा करना चाहिए था, चंद सीटों के ऊपर कम ज्यादा करके सीटें देकर जितनी पार्टियों को साथ ले सकते। राजभर को तो साथ लेना चाहिए था, राजभर तो बड़े बेचैन थे, उन्होंने तो समझौता साझा, उनका जो ये समझौता वो तोड़कर आए थे उनके पास में, लेकिन बहुत डिले किया उनको लेने में। पल्लवी मैडम बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छी लीडर है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे तबके थे जिनको ये साथ ले सकते थे। अखिलेश की भी गलती हुई, उन्होंने साथ ले लेते तो शायद आज सूरत हाल कुछ और होती। 80 सीटें जनाब, 80 सीटें, यानी 403 में से 80 सीटें वो भाजपा की 270 से माइनस कर दो, सीधी सीधी बीजेपी हार गई थी। इसके अलावा सर हम महाराष्ट्र के ऊपर जब आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने लखनऊ के स्टेज से कह दिया था कि आप अकेले नहीं जीत सकते। ये बात आप पर वंचित बहुजन अघाड़ी पर भी सूट होती है कि वंचित बहुजन अघाड़ी अकेली नहीं महाराष्ट्र में अपना कब्जा जमा सकती है। सही बात है, आपको भी किसी ना किसी को साथ में लेना पड़ेगा। हमने कांग्रेस को कहा था पिछले इलेक्शन में भी कि जो सीटें तुम बार बार हार रहे हो वो सीटें हमको दो। जो गठबंधन आपका बन गया था, वो गठबंधन और आज महाराष्ट्र का एक अलग नक्शा होता। वो गठबंधन बन गया था, वो गठबंधन महाराष्ट्र का अलग नक्शा होता। तजुर्बे होते रहते हैं। थोड़ा झुककर चलती या थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती है, ठीक है। सीटों का क्या हुआ ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, क्या हुआ नहीं हुआ वो बात की बात। मुझे लगता है कि अभी अगर सुनिए ना, अगर उसको वो थोड़ा समझौता करके लेती तो आज महाराष्ट्र का कुछ सूरत हाल आज अलग होती। नहीं, देखिए हमने अकेले लड़ने के लिए नहीं, लोकसभा में भी आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कांग्रेस को कहा था कि 48 में से जो 12 सीटें आप 5 बार हार चुके हो, यानी 25 साल से आप हारते आ रहे हो, ऐसी 12 सीटें हमको दे दो। अभी भी हमारा कांग्रेस को ये प्रपोजल है कि जो सीटों पे आप हारते आए हो, 2-3 बार आप हारे हुए हो, मतलब वैसी सीटें हमको दो। तैयार है, जो जो सीटों पे आप हारते आए दीजिए। और रहा बात की दिगर तबकों को हम साथ ले रहे हैं। देखिए मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट औरंगाबाद की जो तंजीम 2009 में जिन्होंने बल्दिया के इलेक्शन लड़ा के 4 सीटें अपने बल पे चुना के लाए थे, विधानसभा की वोटिंग में भी हज़ारों वोट, इलेक्शन में भी हज़ारों वोट हासिल किए थे उन्होंने। तो वो आज एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है औरंगाबाद की, नौजवानों में बड़ा जुनून है और काफ़ी दमदार क़यादत उनको आली जनाब अपने जावेद कुरैशी साहब जो हैं वो एक बहुत ही दमदार क़यादत है। तो हमने साथ में लिया है, जो साथ आते हैं उनको साथ में लेने की तैयारी। और भी दिगर पार्टी तबके अगर साथ आना चाहते हैं औरंगाबाद महानगर पालिका के लिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम तैयार है बात करने के लिए। एक आखिरी सवाल सर मेरा ऐसा है, जैसे आप कह रहे हैं कि सारी पार्टियों से आप बातचीत करने के लिए तैयार है, फिर ऐसी पार्टी के पास आप क्यों नहीं जाते जिसका औरंगाबाद में कब्जा है, जो दिगर पार्टी किसी का कब्जा नहीं रहता जी साहब। आप मुझे बताओ ना, नहीं मुझे बताइए, आप नहीं मुझे बताइए, सुनिए ना, मुझे बताइए। कब्जा नहीं है आप मानते, कब्जा नहीं है, लेकिन नाम तो बड़ा है, चेहरा तो बड़ा है, लेकिन वंचित उतना बड़ा चेहरा नहीं है ना सर। आज आपको किसी ना किसी के साथ तो जाना पड़ेगा। आप अकेले ही सोचेंगे कि हमारे पास आओ तो कोई आपके पास आएगा नहीं सर, आपको ना किसी ना किसी जाना देखिए मैं 2 बातें बताता हूँ। एक तो बाला साहब ने, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने क्लियर कट कहा है एमआईएम ओबीसी को लेके अपनी पॉलिसी क्या है वो जाहिर करे, क्योंकि औरंगाबाद के ओबीसी नाराज़ हुआ है, मायूस हुआ है। उसने हिंदू को वोट नहीं देते हुए, हिंदू को न देखते हुए, हिंदुत्व का नाद में नहीं जाते हुए, जो कि पहले खैरे जी के चंद्रकांत खैरे के बहकावे में आते थे, वो नहीं आते हुए इस बार उसने एक मुस्लिम कैंडिडेट को, मुस्लिम पार्टी के कैंडिडेट को वंचित के अलायंस के कारण वोट किया है, लेकिन अलायंस को तोड़ देने में यही आगे आए रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ का ओबीसी नाराज़ है। 2 बातें बाला साहब ने कही है। एक बात ये कि आप ओबीसी को लेके क्या नज़रिया पॉलिसी रखते हैं वो जाहिर कीजिए, और दूसरा उन्होंने कहा है कि सीटों को लेकर तब भी बाला साहब ने कहा था, यूपी के भी मामले में आपने सवाल वही पूछा कि बाला साहब का कहना है कि उतनी सीटें लड़ो जहाँ पर आप वाकई में अच्छे कैंडिडेट और अच्छे वोटर का बेस रखते हो, क्योंकि बाकी दिगर तबकों को हमको साथ में लेना है, दिगर बहुजन तबकों को साथ में लेना है। तो उसके लिए अगर 100 सीटों की जीत वगैरह करेंगे, ये खुद तेलंगाना में कभी नहीं लड़ाते 7-8 से ज़्यादा सीटें, आज तक तारीख है कभी नहीं लड़ा है इन्होंने। बता दीजिए, इतनी तेलंगाना, पहले तेलंगाना और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश 3 रियासत की बड़ी रियासत थी, लेकिन आज तक तारीख में उन्होंने डबल डिजिट में सीटें नहीं लड़ाई, सिंगल डिजिट में रहते हैं, 7, 8, 9 ही लड़ाते हैं।
क्या वजह है महाराष्ट्र में 100 लड़ाने, क्या वजह है यूपी में 100 लड़ाने? हम ये कह रहे हैं ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के इल्ज़ाम इसी वजह से तो आ रहे हैं। तो हम सब मिलकर अगर सभी बहुजनों को लेकर अगर अपने अपने हिस्से, मुसलमानों की तादाद कितनी है महाराष्ट्र में? 11% है। मान लो भाई 11% के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी 30-32 सीटों की होती है, 35 की 40 मांगो, ठीक है, 40 मुसलमानों को सीट मिलनी चाहिए, कुछ वंचित के मुस्लिम, कुछ मजलिस के, कुछ इसके, ऐसा करके निभा ले सकते थे ना। यही आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है जो लोकसभा के अंदर नांदेड़ के नए मुंडे के मैदान में 17 जनवरी 2020 को ये डंका, 2019 को ये डंके की चोट पे बोलते हैं एक सीट महाराष्ट्र में नहीं लड़ाऊंगा कांग्रेस, तुम मेरे बड़े भाई को उनका सम्मान के साथ सीटें दे दो, एक भी सीट मुझे नहीं लड़नी है। और यही बाड़ा साहब बोलते हैं नहीं, आपको कम से कम एक सीट तो लड़नी, 2 सीटें लड़ने का इसरार किए थे तो असद साहब ने एक लड़े औरंगाबाद की, और वहां पर खुद आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब उनके कैंपेनिंग में आकर उनको जिताने में अपना योगदान देते हैं। आप विधानसभा के अंदर इतना नहीं कर सकते? मुसलमानों की आबादी के हिसाब से 40 सीटें होती है और 40 की 40 हमको दो, मांग लो ना, लेकिन आप 100 क्यों मांग रहे हैं? ये जो रेशियो, ये 2 चीज़ों के अंदर करेक्शन करें और बैरिस्टर साहब बाड़ा साहब से बात करें। हाईकमान का मामला है, बड़े भाई छोटे भाई का मामला है, वो दोनों के आपस में देखिए, जब उनके ऊपर हमला हुआ बाड़ा साहब ने इमीडिएट ट्वीट करते हुए उनके दुआएं भी ने ख्वाहिशात भी किए, फिक्र भी किए और उनके अच्छी तंदुरुस्ती और हयाती के लिए दुआ की। ये खुलूस इखलास जो है वो बरकरार है दोनों भाइयों में। ये तो छोटे चमचे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे चमकते रहते हैं, वो चाय से ज़्यादा केटली गर्म रहती है ना, तो ये गर्म केटलियाँ हैं ये, तो हम इनको मायने नहीं रखते ज़्यादा, उनको तवज्जो भी नहीं रहते, लेकिन उनके ताल्लुकात अच्छे, हम भी बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं बैरिस्टर अवैसी साहब का। एक तारीख़ी क़यादत के तौर पे मुल्क, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, मुल्क रहेगा तो याद किए जाएंगे एक अच्छे क़ायद के तौर पे। थैंक यू सो मच सर आपका। ये थे फारूक अहमद साहब, इनसे बात कर एक चीज़ पता चली है कि आने वाले 22 तारीख तक जो है हाई कोर्ट ने मामले को रुका दिया गया है। अब आने वाले 22 को क्या कोर्ट का फैसला आता है, उस फैसले के बाद में क्या मुस्कान बीबी औरंगाबाद में आएगी या नहीं आएगी, वो तो कोर्ट का फैसला तय करेगा। दूसरी बात सर से बात करके ये पता चली है कि यूपी के इलेक्शन को जिस तरीके से बीजेपी जीत कर आई है, सर ने खास तौर से इस बात में, जैसा पिछले कई चंद दिनों पहले प्रकाश अंबेडकर साहब औरंगाबाद में आए थे, उन्होंने कहा था कि किसी एक पार्टी को दोष नहीं दिया जा सकता, कई पार्टियों की इसमें गलती है, इसमें अखिलेश यादव की भी गलती है। सर से बात कर एक चीज़ और पता चली है कि आज भी चाहे तो महाराष्ट्र का नक्शा फिर से चेंज हो सकता है, विकास की बात हो, पढ़ाई की बात हो, मुद्दे की बात हो, उस बात से इनसे एक चीज़ पता चली है कि आज भी वही जो 2019 में देखा गया था वही चीज़ आगे आने वक्तों में देखी जा सकती है, उससे बेहतर भी देखी जा सकती है। अब आने वाले वक्तों में देखना ये है कि क्या महाराष्ट्र का समा होगा, औरंगाबाद के मनपा को चुनाव को लेकर क्या औरंगाबाद में एक समा बनेगा। वंचित बहुजन अघाड़ी, जैसे फारूक साहब ने कहा कि हम लोग तैयार है, जो पार्टियां हमसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है, ये बात करने के लिए तैयार है। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।